शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। कई पुलिसकर्मी घायल हैं जिन्हें एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। दिल्ली पुलिस की टीम आजम नाम के शख्स को पकड़ने यहां पर पहुंची थी। आजम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था। पुलिस टीम को देखकर आजम ने अपने गैंग के साथ पुलिस पर हमला कर दिया। हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है, लेकिन कई पुलिसकर्मी एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ और TV9 भारतवर्ष संवाददाता विवेक शर्मा जुड़ गए हैं। विवेक, ये सब जो हुआ है, दरअसल आजम जिस व्यक्ति की तलाश के लिए यहाँ पर पहुंची थी पुलिस, उसके बारे में बताएं, और फिर इस तरह से कितने उसके गैंग के सदस्य हैं, क्या ये इलाका है, पूरा घटनाक्रम बताएं। देखिए, बात कीजिए तो दिल्ली पुलिस की टीम जो है चंदन होला गांव है, वहां पर रेड करने के लिए पहुंची थी। पुलिस की टीम ने जब आजम नाम के शख्स को पकड़ने गई तो आजम के जो परिवार वाले थे उन्होंने पुलिस पर बताया जा रहा है कि हमला कर दिया। इसमें कई पुलिस वाले घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीनियर अधिकारी मौजूद है। पूरे मामले की तफ्तीश जो है वो की जा रही है। आपको बता दें कि आजम नाम का जो शख्स है उस पर गैर जमानती वारंट की जारी है और कई आपराधिक मामलों में वो शामिल है। अब लगातार पुलिस मामले में तफ्तीश कर रही है और कौन कौन लोग हमले में शामिल थे उनको भी पकड़ने की जो तैयारी है वो बिल्कुल जारी है। पुलिस जल्दी इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार करेगी, जो कि आजम के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। फिलहाल इसका कहना है कि कई पुलिस वाले जो है जो रेड करने गए थे उनमें से कुछ लोग घायल हुए हैं। पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। जी, बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन देखिए, ये जो तस्वीरें उस वक्त की हैं तब जबकि पुलिस टीम यहाँ पर पहुंची थी और घायल पुलिसकर्मी को वापस ले जाया गया। गाड़ी की आड़ में अपने आप को बचाने की कोशिश की। यहाँ पर गैर जमानती वारंट क्योंकि आजम के खिलाफ था तो उसको गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पर पुलिस पहुंची, लेकिन फायरिंग कर दी गई पुलिस पर, जिसके बाद कई पुलिसकर्मी घायल हुए। ये सब कुछ हुआ है दिल्ली में। दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में आजम नाम का व्यक्ति जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, वहां पर पुलिस के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया, जहां पर पुलिस पर ही हमला कर दिया गया। फतेहपुर बेरी इलाका दिल्ली का, जहां आजम नाम के व्यक्ति को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची थी। देखिए, ये तस्वीरें देखिए जहां पुलिसकर्मी मौजूद हैं और उनके साथ एक व्यक्ति मौजूद है जिसे वो ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन इसके बाद महिलाएं भी कुछ मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि परिवार के लोग थे आजम के, जो लगातार इस पूरे मामले में आजम को पुलिस ना ले जा पाए इसके लिए पुलिस के साथ जद्दोजहद कर रहे थे। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम और इसके बाद कई पुलिसकर्मी घायल होने के बाद उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। अब पुलिस और बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। और दिल्ली BMW केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी गगनप्रीत को 27 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि जमानत याचिका पर 20 सितंबर को अगली सुनवाई। आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान गगनप्रीत के वकील ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने जानबूझकर BNS की धारा 105 लगाई है, जिसकी सजा उम्र कैद है। इस पर पुलिस ने कहा कि घायल नवजोत सिंह को 20 किलोमीटर दूर अस्पताल में लाया गया, इसलिए BNS की धारा 105 लगी। जिस टैक्सी से ले जाया गया उसके ड्राइवर के मुताबिक बार बार कहा जा रहा था कि नजदीक के हॉस्पिटल चलो, लेकिन गगनप्रीत ने उनकी नहीं सुनी। वहीं पीड़ित परिवार के वकील ने कहा कि नियम के मुताबिक घायल को नजदीक के हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, जबकि गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि BMW गाड़ी पलट गई, एयर बैग खुल गए। उधर गगनप्रीत के वकील रमेश गुप्ता ने दलील दी कि 10 घंटे बाद पुलिस ने FIR की, जबकि आरोप है कि 21 किलोमीटर दूर गाड़ी क्यों ले गए। उनके मुताबिक घायलों को अस्पताल ले जाने से मना करने वाले एम्बुलेंस वाले के रोल की भी जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि 14 सितंबर को धौला कुआं मेट्रो स्टेशन के पास BMW हादसा हुआ था। वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी 52 साल के नवजोत सिंह की इसमें मौत हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी संदीप कौर गंभीर रूप से घायल हो गई थी। बड़ी खबर मुंबई से। पूर्व शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की पत्नी और उद्धव ठाकरे की मां मीना ताई की प्रतिमा पर रंग फेंकने पर महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं, जिस तरह से मीना ताई की प्रतिमा पर इस तरह से रंग फेंका गया है। अब से थोड़ी देर पहले शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे, जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं, और मनसे चीफ राज ठाकरे मुंबई के शिवाजी पार्क पहुंचे हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उद्धव ने कहा है कि भावनाएं उस वक्त भी तीव्र थी, आज भी तीव्र है, लेकिन हमने लोगों को शांत रहने के लिए कहा है। आपको ये बता दें कि शिवाजी पार्क में लगी मूर्ति पर अराजक तत्वों ने रंग फेंका है। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जिसे लेकर
पूरा उद्धव गुट भड़का हुआ है। वहीं आपको राज ठाकरे भी इन तस्वीरों में दिख रहे हैं जो कि सीधे तौर पर इस घटना की निंदा कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा संदेश दिया है कि ये घटना हुई तब भी उद्धव गुट के लोग समर्थक उग्र थे और अभी भी उग्र हैं, लेकिन हमने सबको संयम बनाकर रखने को कहा है। इस बीच आपको हम ये भी बता दें कि मुंबई के शिवाजी पार्क से हमारे सहयोगी संदीप सिंह ने एक रिपोर्ट दी है, वो आपको दिखाते हैं। पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं मीनाताई ठाकरे पुतले के पास। ये शिवाजी पार्क में ये पुतला है और बताया जा रहा है कि आज सुबह किसी ने जो है इस पुतले पर जो है वो रंग फेंक दिया था, इस पुतले का अपमान किया गया था। आपको बता दें कि मीनाताई ठाकरे उद्धव ठाकरे की मां हैं और बाला साहेब ठाकरे की धर्मपत्नी हैं और उन्हीं के स्मृति में ये पुतला जो है शिवाजी पार्क के परिसर में जो है लगाया गया था और काफ़ी सालों से बेहद प्रसिद्ध ये स्थल है और लोगों की आस्था और भावनाएं जुड़ी हुई हैं मीनाताई ठाकरे से। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये घटनाएं घट रही है, निश्चित रूप से मुंबई का वातावरण जो है, मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर जो है उस पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। घटना का सिर्फ निंदा कर होना नहीं होगा, इसके पीछे कौन है ये तो ढूंढना ही होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि दो ही किस्म के व्यक्ति इसके पीछे हो सकती है। नंबर एक, जिसको अपने माता पिता का नाम लेने के लिए शर्म आती है, ऐसे लावारिस व्यक्ति ने ये किया होगा। और नहीं तो जिस तरीके से बिहार में मोदी जी की मातोश्री जी का जो अपमान किया गया, उसे लेकर बिहार बंद करने का जो असफल प्रयत्न किया गया, उसी तरीके से शायद आज महाराष्ट्र में कुछ दंगा फसाद करने की किसी की साजिश या कोशिश होगी। और अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग के मामले में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। संदिग्ध बाइक की सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिले। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी के बरेली वाले घर पर हुई फायरिंग के मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। बरेली पुलिस को अब शीशगढ़ से बिलासपुर रोड पर एक संदिग्ध बाइक की फुटेज मिली है। ये वही बाइक बताई जा रही है जिस पर सवार होकर हमलावर मौके से फरार हुए थे। बाइक सवारों ने भागते वक्त कई बार यू टर्न लेकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। वहीं अब बरेली में दिशा पटानी के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। घर के बाहर काफी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। तमाम इनपुट पर बरेली पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है और लगी हुई है। पुलिस ने अभी तक 2500 कैमरों को फुटेज 48 घंटे की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी है। उनसे भी लगातार पुलिस फुटेज के आधार पर पूरी लगी हुई है। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्या का दावा है कि जल्द से जल्द जो बदमाश हैं उन्हें पकड़ा जाएगा। तो कह सकते हैं कि जो दिशा पाटनी के घर है, बरेली वाला घर, उस पर अब सुरक्षा दृष्टि से देखा जाए तो सुरक्षा को लगातार बढ़ा दिया गया है। यूपी के गोरखपुर में नीट की तैयारी कर रहे छात्र की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। गौ तस्करों ने नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। गौ तस्कर पुलिस के लिए चुनौती बन चुके हैं। गोरखपुर के पिपराइच इलाके में गौ तस्कर रात के अंधेरे में चोरी करने आए थे। इस दौरान दीपक तस्करों को पकड़ने गया था। आरोप है कि तस्करों ने इस दौरान उसे गोली मार दी। इस मामले की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। पुलिस एक्शन में आ गई। मामले में अभियुक्त रहीम को जब पुलिस की टीम पकड़ने गई तो वो फायरिंग करने लगा, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी। ये थाना क्षेत्र पिपराइच में जो महुआ चाफी ग्राम में घटना हुई थी, उसके क्रम में प्रकाश में आए अभियुक्तों में से एक अजब हुसैन जो है, जिसको ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया था, वर्तमान में हॉस्पिटल में गंभीर हालत में भर्ती है। इसके अतिरिक्त एक अभियुक्त रहीम, जिसकी पुलिस को तलाश थी, उसकी एसओ पिपराइच एवं कुशीनगर पुलिस की टीम के द्वारा अभी जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी और जवाबी आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में उसको गोली लगी है, जिसका पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है। और गोरखपुर में गौ तस्करों के एनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार को 9 साल हो गए, फिर भी प्रदेश में गौ तस्करी हो कैसे रही है। उन्होंने सरकार से पूछा कि एनकाउंटर की जरूरत क्यों पड़ी, पुलिस क्या कर रही थी।
कल रात को ही जिस समय मैसेज आने लगा कि कोई अधिकारी गोरखपुर गया है, उसी दिन सबने मान लिया था। जब मैं सुबह उठा तो एक साथी से मेरी बात हुई तो मैंने उससे पूछा कि क्या इनकाउंटर हो गया कि नहीं हो गया। नहीं हुआ, अभी प्रेस चल रही है हमारी आपकी, इसलिए इनकाउंटर हो गया। सच बता रहा हूं मैं आपको, ये बात गलत नहीं है। ये सवाल ये था कि इनकाउंटर करने की आपको जरूरत क्या थी, आपकी पुलिस क्या कर रही थी, और वो भी मुख्यमंत्री जी के अपने गृह जनपद में पुलिस क्या कर रही थी। सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर तस्करी चल रही हो, आखिरकार कर क्या रही थी पुलिस वहां पर। और हफ्ते में महीने में कितने दिन जाते हैं मुख्यमंत्री खुद, आप बता करेंगे। आप जाने कितनी बार जाने, इतनी बार तो हम नहीं सिर्फ ही गए होंगे। तो सोचिए आप कि ये इनकाउंटर इसीलिए किया दिखावे के लिए। इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर नहीं बेहतर होगा। देश में आतंकी संगठन तेजी से फैलने की कोशिश में है। जांच एजेंसियों ने एक हफ्ते में भी आईएसआईएस के 2 बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की नापाक हरकत को सुरक्षा एजेंसियों ने बेनकाब कर दिया। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी हैंडलर युवाओं को भड़काऊ वीडियो दिखाते थे। इसके बाद उनसे 1-to-1 बातचीत शुरू हो जाती और फिर ग्रुप बनाकर युवाओं को जोड़ा जाता था। सबसे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। झारखंड, तेलंगाना, बेंगलुरु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में छापेमारी करके 5 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा गया। इसके बाद एनआईए ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और दिल्ली में 16 ठिकानों पर छापेमारी की। कई डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज बरामद किए। डिजिटल सबूतों से पता चला कि सिराज और समीर नाम के संदिग्ध युवाओं को इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए भड़काते थे। कुल मिलाकर दोनों मॉड्यूल का पर्दाफाश दिखाता है कि पाकिस्तानी हैंडलर सोशल मीडिया और कट्टरपंथी प्रचारकों के वीडियो के जरिए भारत में युवाओं को बरगलाकर आतंकी साजिश रच रहे हैं। पटना हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के एआई वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने के आदेश दिए हैं। वहीं इस मामले पर बिहार में एक बार फिर सियासी पारा हाई है। पटना हाईकोर्ट ने पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन के एआई वीडियो मामले में बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से विवादित वीडियो को हटाने का निर्देश जारी किया है। दरअसल बिहार कांग्रेस ने हाल ही में पीएम मोदी और उनकी मां का एक एआई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इस वीडियो के जरिए बिहार कांग्रेस पीएम मोदी पर निशाना साध रही थी। वीडियो वायरल होने के बाद इस पर राजनीतिक विवाद छिड़ गया। आज माननीय उच्च न्यायालय पटना ने इसको गलत माना, सोशल मीडिया से हटाने का निर्देश दिया। कांग्रेस को राजनीतिक रूप से दुर्दशा जो हो रही है, ऐसे ही राजनीतिक ईर्ष्या के कारण हो रही है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने कहा कि पटना हाईकोर्ट ने जिस वीडियो को डिलीट करने की बात कही है वो पार्टी के किसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है। हाईकोर्ट ने जिस वीडियो को डिलीट करने की बात कही है वो कांग्रेस के किसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है। हम में और भाजपा में यही अंतर है। भाजपा का कल्चर गाली गलौज, लोगों को अपमानित करना, उनकी छवि खराब करने का है। ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है। चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइन। ईवीएम में उम्मीदवारों की रंगीन फोटो अब होगी। सीरियल नंबर भी प्रमुखता से प्रदर्शित होगा। चुनाव में अपग्रेडेड बैलेट पेपर का इस्तेमाल होगा। इसी ने ईवीएम दिशा निर्देशों में संशोधन किया है और ये जो बड़े बदलाव है उसमें ईवीएम में अब उम्मीदवारों की जो फोटो है वो रंगीन फोटो होगी। सीरियल नंबर भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम के दिशा निर्देशों में भी संशोधन किया है, जिसमें से अहम ये भी है कि चुनाव में अब अपग्रेडेड बैलेट पेपर का इस्तेमाल होगा। और बिहार में ओवैसी की पार्टी महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए बेताब है। तो आरजेडी का कहना है कि उनकी पार्टी ने कभी हैदराबाद में जाकर चुनाव नहीं लड़ा। एक बार फिर से ओवैसी की पार्टी ने बिहार के चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया है, लेकिन एआईएमआईएम इस बार महागठबंधन के साथ मिलकर किस्मत आजमाने के लिए बेताब है। ओवैसी के सिपासलार अख्तरुल इमाम हर संभव कोशिश कर चुके हैं, लेकिन महागठबंधन का दरवाजा उनके लिए नहीं खुल रहा। लालू तेजस्वी अपना दरवाजा खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल। लालू तेजस्वी अपने कानून को खोल,
लालू गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल। तमाम कोशिशों के बावजूद महागठबंधन में AIMIM की एंट्री नहीं हो पा रही है। वहीं RJD का कहना है कि उनकी पार्टी कभी हैदराबाद में चुनाव नहीं लड़ती है, तो ओवैसी बिहार में दखल क्यों देते हैं? राष्ट्रीय जनता दल तो हैदराबाद में जाकर चुनाव नहीं लड़ती है, सीट नहीं मांगती है। सबका हम सम्मान करते हैं, सबको एकजुट होकर लड़ाई लड़ना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली में 101 आयुष्मान आरोग्य मंदिर जनता को समर्पित किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने 1600 करोड़ की 17 योजनाओं की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देते हुए अमित शाह ने क्या कहा, आइए सुनिए। और आज संयोग है कि विश्वकर्मा दिन और नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन दोनों आज है। 17 सितंबर को 17 जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ यहीं आप सभी के सामने हुआ। जिस व्यक्ति का महान भारत का संकल्प समग्र देश को ऊर्जा देता हो, जिस व्यक्ति ने गरीब कल्याण का जो संकल्प लिया, उससे देश के 60 करोड़ से ज्यादा गरीबों को घर, बिजली, घर में शुद्ध पानी, शौचालय, गैस का सिलेंडर, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त और 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री मिली हो, वो व्यक्ति के सेवा पखवाड़े में हर व्यक्ति के कल्याण की चिंता करना, ये भारतीय जनता पार्टी ने एक नई परंपरा शुरू। योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए CBSE और स्टेट बोर्ड के टॉपर्स को प्रधानमंत्री प्रतिभा पुरस्कार देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि PM मोदी के स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत मंत्र पर चलकर देश फिर दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। प्रधानमंत्री जी, जिनका हिमालय जैसा व्यक्तित्व है, एक ऐसे राष्ट्र नायक, एक ऐसे विश्व नायक जो भगवान के वरदान की तरह है भारत के लिए। पतंजलि ने देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के जन्मोत्सव पर CBSE और जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, उनके जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो स्थान पर विद्यार्थी रहते हैं, उनको 11, 21 और 51 हजार रुपए तक की आर्थिक पुरस्कार उनकी प्रतिभा को। अभी मैंने सुना है ट्रम्प साहब ने अपना एक जो है ये नेगोशिएटर भेजा है। नेगोशिएट कौन कर पाएगा? जिस देश की ताकत होगी। तो हम नेगोशिएशन में पूरी दुनिया में क्यों पिछड़ जाते हैं? क्योंकि हमें अभी बहुत प्रगति करनी है सभी दिशाओं में। PM मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कहीं रक्तदान शिविर लगाए गए तो कहीं PM की लंबी उम्र के लिए पूजा अर्चना की गई। राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने एक चाय के स्टॉल पर चाय बनाई। तस्वीरें जयपुर के मानसरोवर रोड की हैं, जहां रुककर CM भजनलाल शर्मा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ चाय भी पी। PM के 75वें जन्मदिन के मौके पर रोहतक में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की शुरुआत हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने की और वो सड़कों पर झाड़ू लगाते नजर आए। CM सैनी ने हवा में गुब्बारे उड़ाकर PM को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम में उन्होंने एक पौधा भी लगाया। बिहार में PM मोदी के बचपन पर आधारित फिल्म चलो जीते हैं को 50,000 जगहों पर दिखाया गया। इस फिल्म में उनके बचपन के संघर्षों को दर्शाया गया है। चलो जीते हैं फिल्म जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बचपन पर आधारित है, जो एक फिल्म नहीं है, एक हकीकत है। उन्होंने गरीबी में जिया, गरीब परिवारों की जिंदगी की कठिनाइयों को बचपन में देखा। तो आज प्रधानमंत्री मोदी का 75वां जन्मदिन है। इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार ने सेवा पखवाड़ा मनाने का फैसला किया है। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में क्या हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए।
पीएम मोदी के जन्मदिन पर देहरादून में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तस्वीरें देहरादून के गांधी पार्क की हैं, जहां सीएम धामी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सीएम धामी ने देहरादून के गांधी पार्क में एक पेड़ भी लगाया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के साथ पीएम मोदी का खास लगाव है और उत्तराखंड प्रधानमंत्री के दिल में बसता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। हमारे राज्य उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। कोई ऐसा अवसर नहीं होता है, चाहे वो देश में हो या दुनिया में हो, जब वो उत्तराखंड का स्मरण न करते हो। उत्तराखंड उनके दिल में बसता है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनका नेतृत्व लंबे समय तक, दीर्घ काल तक हमारे देश को, हमारे राज्य को मिलता रहे। और आइए अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। पंजाब में बाढ़ बारिश से भारी बर्बादी हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए नए मिशन का ऐलान किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, आइए सुनिए। पिछले दिनों पंजाब ने जो मंजर देखा, जिस बुरे दौर से पंजाब गुजरा, शायद आने वाली कई पीढ़ियां इसको भुला नहीं सकती। एक भयानक बाढ़ ने सिर्फ पानी का कहर नहीं बरताया, बल्कि लाखों सपने भी ये बाढ़ अपने साथ बहा के ले गई। 2300 गांव डूब गए, 7 लाख लोग बेघर हो गए, 20 लाख लोग प्रभावित हुए, 8500 किलोमीटर सड़कें टूट गई, 2500 पुल टूट गए, 3200 स्कूल खंडर बन गए, 19 कॉलेज मलबे का ढेर बन गए, 1400 क्लिनिक और सरकारी बिल्डिंगें बर्बाद हो गई, 56 जानें चली गई। पशुओं का नुकसान अलग, जो बहुत से लोग पशुधन बोलते हैं, पशुओं पर भी डिपेंडेंट हैं, दूध बेच के गुजारा करते हैं या आपस में व्यापार करते हैं। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक 13,800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन जैसे जैसे पानी उतरेगा हम अंदर तक जाएंगे लोगों के नुकसान का जायजा लेने, ये नुकसान जो है इससे ज़्यादा बढ़ भी सकता है। लोग कहते हैं ये पंजाब के इतिहास का सबसे भयंकर दौर था। मैं कहता हूं ये पंजाब के लिए सबसे मुश्किल इम्तिहान भी है, क्योंकि जब जब भी पंजाब संकट में फंसा है, पंजाब ने सर नहीं झुकाया, पंजाब सीना तान के उस संकट से बाहर आ जाता। तो अभी राहत कार्यों से आगे बढ़ने का समय आ गया, क्योंकि किसानों ने फिर से खेती करनी है, बच्चों ने फिर स्कूल जाना है, विद्यार्थियों ने कॉलेज जाना है, डिग्रियां लेनी है, और जो घर उजड़ गए वहां पे फिर दोबारा चूल्हे जलेंगे, परिवार को फिर दोबारा बसना है, फिर दोबारा गिद्दे भंगड़े और हंसना है। और उसके लिए हम शुरू कर रहे हैं मिशन चढ़दी कला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। हम सरबत का, पूरी दुनिया का भला मांगने वाले लोग हैं। चढ़दी कला मतलब मुश्किल से मुश्किल दौर में भी बुलंद हौसले रखने, मतलब हर किस्म के अंधेरे में भी उम्मीद का दिया जलाए रखना, ये चढ़दी कला है। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूं, आओ पंजाब के साथ खड़े होने का टाइम आ गया है। पंजाब को दोबारा अपने पांव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। आओ मिलके इस संकट में पंजाब का साथ दीजिए। जो भी आप, मैं वचन देता हूं, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे, उसको 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे।
और यूपी के मुरादाबाद में देर रात दो पक्षों के बीच जमकर गोलियां चली। पूरा मामला क्या था, विवाद इस रिपोर्ट में देखिए। हंगामे की ये तस्वीरें मुरादाबाद के कोतवाली बिलारी क्षेत्र के मोहल्ला कोरियन की हैं, जहां दो पक्षों के बीच गाली गलौज से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोलियां चला दी। यहां रहने वाले अमित कुमार और नानू के बीच सूखा नशा बेचने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। धीरे धीरे कहासुनी मारपीट में बदल गई। बताया जा रहा है कि इसी बीच नानू ने अमित और उसके परिवार पर फायरिंग कर दी। फायरिंग होते ही सभी लोग अपने अपने घरों की ओर दौड़ पड़े। फायरिंग के वक्त मौजूद लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। वहां मौजूद लोगों ने इस हंगामे का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के वक्त मौजूद लोगों का दावा है कि हंगामे के दौरान कई राउंड फायरिंग की गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक फायरिंग करने वाला युवक अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो चुका था। खबर है कि विवाद में शामिल अमित कुमार और नानू काफी समय से अवैध रूप से सूखा नशा बेचने का काम करते रहे हैं। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सड़क पर तेज रफ्तार कार चलाना या गाड़ी की छत और डिक्की पर बैठकर स्टंट करना युवाओं के बीच किसी ट्रेंड जैसा बन गया है। अब यूपी के औरैया से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। रील बनाते वक्त लोगों को ना तो कानून का खौफ है और ना ही जान की फिक्र। देखिए कैसे सरेआम गाड़ी के ऊपर खड़े होकर रील बनाई जा रही है। ये वीडियो यूपी के औरैया का है। ये युवक कभी गाड़ी की छत पर खड़े होकर तो कभी बैठकर बकायदा वीडियो शूट करवा रहा है। पहले ये शख्स अकेले दिखाई देता है और फिर उसका दूसरा साथी भी आ जाता है। इस वीडियो को गाने के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। बड़ी बात यह है कि वीडियो में ये युवक बिना ड्राइवर के भी कार पर सवार नजर आया। गाड़ी चल रही है और ड्राइवर सीट खाली है। ये शख्स गाड़ी की अगली खिड़की को खोलकर फिल्मी स्टाइल में बाहर लटकता है। सड़क पर जानलेवा स्टंट की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों ने पुलिस की निगरानी पर सवाल खड़े किए। औरैया के इस वायरल वीडियो में युवक चलती हुई कार की छत पर बैठकर हाथ में कोल्ड ड्रिंक लिए आराम से पीते हुए दिखाई दे रही। युवक ने इस खतरनाक हरकत के साथ सोशल मीडिया पर खुद ही रील को पोस्ट किया और उसके बैकग्राउंड में डायलॉग लगाए कि हम बड़े नहीं हैं मेरे भाई, पर जो हमारे पीछे ताकत है वो बहुत बड़ी है। और यूपी के हापुड़ में एक प्राइवेट अस्पताल में मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ, मारपीट हुई। क्या ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। हंगामा, धक्का मुक्की, मारपीट। ये तस्वीरें यूपी के हापुड़ की हैं और मारपीट कर रहे ये लोग एक प्राइवेट अस्पताल के स्टाफ और वहां भर्ती मरीज के परिजन हैं। यह हंगामा तब शुरू हुआ जब इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। आरोप है कि डॉक्टरों ने मरीज की मौत की जानकारी किसी को नहीं दी और बिल के भुगतान का दबाव बनाया जाने लगा। लेकिन जब मरीज के रिश्तेदारों ने डॉक्टर से अपने मरीज के बारे में जानकारी मांगी तो वो मारपीट पर उतारू हो गए और कहासुनी होने लगी। इसके बाद अस्पताल के स्टाफ मारपीट करने लगे। देखिए कैसे अस्पताल के स्टाफ दनादन थप्पड़ और मुक्के की बरसात कर रहे हैं और मरीज के परिजन खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी देर तक इसी तरह अस्पताल जंग का अखाड़ा बना रहा। डॉक्टर के साथ अस्पताल के स्टाफ बेरहमी से मरीज के परिजनों की पिटाई करते रहे। इस मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। 2014 के बाद से देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया है। बेहतर रेल रोड कनेक्टिविटी हो या शिक्षा, व्यापार, रोजगार में इजाफा, उत्तर पूर्व की स्थिति 11 साल में कहीं बेहतर हुई है। सबसे बड़ी समस्या रहे उग्रवाद में भी कमी आई है। देखिए इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट। 2014 में सत्ता संभालने के बाद से ही पीएम मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत उपेक्षित उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास पर जोर दिया। 13 सितंबर को पीएम मोदी ने मिजोरम में 8,213.72 करोड़ की लागत से बनी बैराबी सारंग रेल लाइन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही मिजोरम की राजधानी आइजॉल असम के सिलचर से होते हुए शेष भारत से जुड़ गए। सिलचर से आइजॉल सड़क से जाने पर 8 घंटे का समय लगता है, जो रेल से घटकर 3 घंटे रह गया है। 2014 में भारत के कुल 91,287 किलोमीटर हाईवे में से केवल 4% उत्तर पूर्वी क्षेत्र में था, जबकि रेल कनेक्टिविटी 2% से भी कम थी। जुलाई 2025 तक उत्तर पूर्व में 16,207 किलोमीटर का हाईवे बन चुका है। उत्तर पूर्व की बड़ी समस्या उग्रवाद में 2014 और 2024 के बीच 73% की कमी आई है। मोदी सरकार ने उग्रवादी संगठनों से 12 समझौते किए। पीएम आवास योजना, आयुष्मान योजना, जल जीवन मिशन,
पीएम किसान जैसी योजनाओं का फायदा उत्तर पूर्वी राज्यों को हुआ है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के आसपास बाढ़ और भूस्खलन के बाद से 270 किलोमीटर लंबे श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर आवाजाही धीरे धीरे बहाल हो रही है। आज काफी संख्या में ट्रक को आगे बढ़ने की इजाजत भी मिली। 270 किलोमीटर लंबा यह हाईवे कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है। पिछले महीने उधमपुर के आसपास अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से हुए विनाश के बाद से इस पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद थी। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कैसे उधमपुर में ट्रकों की लंबी कतार लगी है। लेकिन राहत की बात यह है कि धीरे धीरे ट्रक यहां से निकल रहे हैं। ट्रक चालकों के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है, क्योंकि ये लोग पिछले कई दिनों से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर फंसे हुए थे। प्रशासन के मुताबिक आज से कश्मीर से जम्मू की तरफ जाने वाले हल्के वाहनों के साथ उनके पीछे फलों से लदे ट्रकों को छोड़ा गया है। हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम जो है हमारा यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फिलहाल के लिए वो निकालने की है, और कोशिश है कि आने वाले दिनों में भी हम लोग इसी कोशिश में हैं कि आप लोग मैक्सिमम जो जितना भी फ्रूट है हमारा, चाहे वो मंडियों में है कहीं पे भी है, वो निकालने की कोशिश रहेगी। मैसेज मेरी ड्राइवर्स के लिए यही रहेगी कि आप एक तो लेन ड्राइविंग करें, कंजेशन ना करें और ओवरटेक ना करें, जामे का सबब ना बने। यहाँ से निकल के अपने डेस्टिनेशन पे टाइमली पहुंचोगे, तभी पहुंचोगे जब आप लेन ड्राइविंग करोगे, ओवरटेक करने की कोशिश ना करें।